फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैशनेट सक्सेस। आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं, पहले उसे देख लें, उसके बाद आप कंटिन्यू करें। हमारा ये वाला लेक्चर भी उसी पर आधारित है। यहाँ आपको MCQs और कुछ थ्योरी सेक्शन कवर कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नो मैटर हाउ मेनी मिस्टेक यू मेक और हाउ स्लो योर प्रोग्रेस, यू आर स्टिल वे अहेड ऑफ एवरीवन हु इज ट्राइंग। कई बार ऐसा होता है, जब हम किसी काम को करने लगते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, और जितनी भी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स आ गई हमने गिव अप कर लिया। हमें फिर से कंटिन्यू करना है, अपनी उन सारी प्रॉब्लम्स को एक साइड में करके आगे कंटिन्यू करना है। जितनी प्रॉब्लम आती रहेंगी उतना ही हम प्रोग्रेस करते रहेंगे। ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है, जितनी हमें प्रॉब्लम्स आई हैं या आती रहेंगी तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करते रहेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोगों को किसी को भी हार मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आप सबसे स्पेशल हैं। जो लोग ट्राई नहीं करते हैं वो एकदम हार मान कर बैठ जाते हैं, वो अपनी लाइफ में कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का रिटन और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल थी। इस वजह से ही इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ल्ड का लेंथीएस्ट और लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर अदर कंट्रीज़ की बात कर लें तो अदर कंट्रीज़ में क्या होता है कि वहाँ इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन तो सभी में है, लेकिन वहाँ इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसी के पास नहीं है। इतने आर्टिकल, इतने पार्ट्स, इतने शेड्यूल्स नहीं हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे यूके जैसी कंट्रीज जिसमें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और जैसे हमने ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। वहाँ सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। ये वर्ल्ड का लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और एट प्रेजेंट इसमें 470 आर्टिकल, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल है। ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वेरियस सोर्स से लिया गया है, और डिफरेंट कंट्रीज़ के जितने भी वेरियस सोर्स हमें जो लगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर हैं उन्हें जो लगा उन्होंने वो रखा उसमें। और ऐसा माना जाता है कि 60 देशों का संविधान पढ़कर तब जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। देख लेते हैं सोर्स कहाँ से लिए गए हैं। इट हैज़ बोरोड प्रोविजन फॉर मैनी कंट्रीज। जैसा हमने बताया डिफरेंट कंट्रीज से लिया गया है। जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री सिस्टम और रूल ऑफ लॉ। हमारे ऊपर इन लोगों ने, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है 400 साल तक शासन किया, और 400 साल तक शासन करने के बाद इन्होंने जो अपना सिस्टम है पार्लियामेंट का वो इन्होंने यहाँ छोड़ दिया। उसके जो है जड़ें यहाँ गहराई तक फैल गई। जितने भी हमारे पॉलिटिशियन थे उस टाइम के, रिवोल्यूशनिस्ट थे, वो लोग जो हैं यूके के पार्लियामेंट सिस्टम से ही चलते थे, और उसका इन्फ्लुएंस आज तक भी बरकरार है। तभी तो हमारे यहाँ आज पार्लियामेंट्री सिस्टम भी यूके गवर्नमेंट से ही इंस्पायर्ड होकर लिया गया है। रूल ऑफ लॉ हमारा शासन कैसे होगा। जैसे हमारे यहाँ जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसी का ही प्राइम मिनिस्टर चुनकर आता है, और यूके जैसी कंट्रीज़ में क्या होता है, जो राजा होता है वो यानी किंग, वो क्या होता है, वो एक एग्जीक्यूटिव हेड होता है, और एक प्राइम मिनिस्टर वहाँ उनका खुद का होता है। हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट को माना जाता है, यानी नॉमिनल हेड, और जो रियल हेड जो माना जाता है हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर को माना जाता है। बस थोड़ा किंग का और प्रेसिडेंट का चक्कर है, वरना लगभग हमने जो रूल ऑफ लॉ है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग लिया हुआ है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट और जुडिशियल रिव्यू लिया है। फंडामेंटल राइट उनके यहाँ बोला जाता है फंडामेंटल राइट को बिल ऑफ राइट्स, और हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट ही बोला जाता है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरन है, उनके यहाँ जुडिशरी सॉवरन है। जैसे हमारे यहाँ सबसे ऊपर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को रखा जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हनन हो रहा है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर से डिफाइन करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हनन हो रहा है या नहीं। यदि हनन हो रहा है बेसिक स्ट्रक्चर का तो वो कोई भी लॉ उसे नल एंड वॉइड करार देते हैं। तो हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। फंडामेंटल राइट हमारे यहाँ पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 में दिए हुए हैं, जिनमें हमें 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो इस तरह से हमें फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं। जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट हमने यूएस से लिया हुआ है। जुडिशियल रिव्यू में जैसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट ऐसे है, जैसे सुप्रीम कोर्ट से कोई भूल चूक हो जाए, कोई लॉ जो है कि बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह से होनी चाहिए थी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इस लॉ में ये सब चीज़
नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है, केस टू केस वेरी करता है, सुप्रीम कोर्ट के इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो रहा है या नहीं, तो वो अपने डिसीजन को दोबारा से जुडिशियल रिव्यू के लिए भेज देते हैं। तो ये जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है ये हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपीज का कंसेप्ट लिया गया है। ये डीपीएसपी जो है पार्ट 4 में और अंडर द आर्टिकल 36 to 51 में लिए हुए हैं। और इसमें हमें 3 प्रकार के प्रिंसिपल दिए हुए हैं, गांधीयन, सोशलिस्ट एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। 3 प्रकार के प्रिंसिपल हैं ये जो हमारे डीपीएसपीज में लिए हुए हैं। और डीपीएसपीज ये इन्फोर्सेबल, कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, जैसे फंडामेंटल राइट है इन्फोर्सेबल है, तो ऐसे ही हम इनको लेकर जो है अपने डीपीएसपीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अन्य कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपीज ली गई हैं। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमने फेडरेशन सिस्टम जो हमारा है वो हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट यानी लोकल गवर्नमेंट, जिसे आप पंचायत भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह का फेडरेशन सिस्टम दिया हुआ है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग हमारे यहाँ माना जाता है वो सेंटर को ही माना जाता है। जैसे कैनेडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में है वहाँ सेंटर को ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और हमारे यहाँ भी सेंटर को ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि हमारे जो रियल हेड है पूरी कंट्री के, हमारे जो रियल हेड है वो प्राइम मिनिस्टर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही काम करते हैं। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड इसलिए है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब अमेंडमेंट किया जाता है तो वो 368 के तहत अंडर द आर्टिकल उसमें 3 प्रकार की जो है अमेंडमेंट दिए हुए हैं। और जैसे आप सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट कर सकते हैं, पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट करेगी, या स्पेशल मेजॉरिटी से, या स्पेशल मेजॉरिटी और 50% राज्य विधानमंडल से जो है मेजॉरिटी से पास हो बिल, तब जाकर जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जा सकता है। जैसे स्पेशल मेजॉरिटी में ये बहुत हाउस से 2/3 मेजॉरिटी, मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले जितने भी मेंबर हैं उनका 2/3 होना चाहिए, और राज्य विधानमंडल से 50% मेंबर्स होने चाहिए। सम रिक्वायर्ड स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्टेट रेटिफिकेशन, कुछ में स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है, तो स्पेशल मेजॉरिटी की जब जरूरत आ जाती है तो वहाँ रिजिडिटी का कंसेप्ट लागू हो जाता है। तो इसलिए ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है और फ्लेक्सिबल भी है। यहाँ तक हमने बता दिया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिजिडिटी के बारे में और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। कुछ ऐसे पर्सन हैं अदर कंट्रीज़ के हैं, ये काफ़ी स्कॉलर रहे हुए हैं, और इन लोगों का मानना है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो फीचर्स दिए हुए हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये ग्रैनविले ऑस्टिन का मानना था, और फेडरेशन विद सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी ये आइवर जेनिंग्स का मानना था, बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जॉन्स का मानना था, केसी वेयर कहते हैं वेयर द स्पिरिट ऑफ यूनिटी इन फेडरलिज्म। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे ये आइवर जेनिंग्स का जो स्टेटमेंट है ये बन जाता है, और आपको ग्रैनविले ऑस्टिन यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कंसेप्ट, और ये केसी वेयर, ये 3 जो हैं ऐसे पर्सन हैं जिनका बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या क्या कहा है। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस, इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट विद डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इंडिया में जो है फेडरेशन सिस्टम लागू है, ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। हालांकि जो है मेजॉरिटी सेंटर की रहती है, मतलब स्पेशल जो मेजॉरिटी है स्ट्रॉन्ग जिसे माना गया है वो सेंटर को माना गया है। इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट, इंडिया फेडरल इस वजह से है क्योंकि यहाँ 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है। अपर मोस्ट में यूनियन यानी सेंटर को रखा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर स्टेट गवर्नमेंट को, और फिर पंचायत यानी लोकल गवर्नमेंट को रखा जाता है। तो ये सभी एक डिवीज़न में होकर बने हुए हैं एक दूसरे से। जो भी रेवेन्यू शेयरिंग का होगा वो जो है सेंटर स्टेट को शेयर करेगा। बट द सेंटर हैज़ मोर पावर फेडरल इन फॉर्म बट द यूनिटरी इन स्पिरिट। इतना सब होने के बावजूद भी, हमारे यहाँ तीनों अलग अलग गवर्नमेंट होने के बावजूद भी सब यूनिटरी फॉर्म में रहते हैं, और यही एक फेडरेशन का सिस्टम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है और लोकल गवर्नमेंट अलग है, लेकिन तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, 400 ईयर काफ़ी ज़्यादा बैठते हैं, और जब भी किसी कंट्री में कोई भी अदर कंट्री जो है 400 ईयर तक रूल करे तो उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाता है वहाँ के पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक सिस्टम पर। तो हमारे यहाँ जो है यूके की यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा, और उस टाइम पर हमारे जो लिबरलिस्ट थे
रिवोल्यूशनिस्ट थे और पॉलिटिशियन थे, उनके ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट डाला है इस गवर्नमेंट ने। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही ली गई है। यहाँ बेस्ड ऑन वेस्टमिनिस्टर मॉडल, यानी पश्चिमी जो मॉडल है वहीं से ये मॉडल लिया गया है। फीचर्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सब अपना अलग अलग काम करते हैं, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेजॉरिटी पार्टी रूल, जो भी मेजॉरिटी पार्टी होगी उसका ही प्राइम मिनिस्टर चुनकर आएगा और वो ही रियल हेड होगा, जिसे डी फैक्टो कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव हेड, एग्जीक्यूटिव हेड ये हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को माना जाता है, जो नॉमिनल हेड होता है, यानी इनके सिर्फ सिग्नेचर की ज़रूरत होती है और तभी कोई बिल जो है लॉ बन जाता है। इनकी कंसेंट के बगैर कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता है, इनकी कंसेंट बहुत ज़रूरी है। ये जो एग्जीक्यूटिव हेड का कंसेप्ट है ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, कनाडा कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है हमने। सिंगल सिटीजनशिप, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट लागू होता है। अनलाइक यूएस जैसी कंट्रीज़ में वहाँ क्या होता है, वहाँ ड्वेल सिटीजनशिप है, और ड्वेल सिटीजनशिप होने का मतलब है सेंट्रल की अलग सिटीजनशिप होगी और स्टेट की अलग सिटीजनशिप होगी। तो ये सिस्टम काफ़ी वर्ष सा लगता है, क्योंकि अगर देखें अलग अलग सिटीजनशिप, एक बंदा कैसे मतलब दो दो सिटीजनशिप कैसे मैनेज करेगा, और काफ़ी मेरे ख्याल से इशू भी हो सकते हैं इस वजह से। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ तो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट लागू है, और जो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है ये हमारे यहाँ 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में समान रूप से लागू है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 में आर्टिकल 5 to 11 तक जो है सिटीजनशिप का कंसेप्ट दिया हुआ है। इंडियन सिटीजन्स इंजॉय अ सिंगल सिटीजनशिप, जैसा हमने बताया इंडियंस मतलब जितने भी यहाँ रहते हैं वो लोग जो है सिंगल सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं। नाउ यू टेल मी इन कमेंट सेक्शन, अगर हम किसी अदर कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर लें तो हमारी सिटीजनशिप अपने आप फिनिश हो जाएगी। तो ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट हमने इंस्पायर्ड होकर लिए हैं यूएसए के बिल ऑफ राइट से। ये हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 में दिए हुए हैं। जैसा हमने बताया हमारे यहाँ 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस तरह से हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं, और जो फंडामेंटल राइट है वो जस्टिसेबल है, कैन बी इन्फोर्स्ड थ्रू कोर्ट। अंडर द आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अंडर द आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्य की नीति निर्देशक तत्व माने आपको कैसे चलना है, कैसे स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, और आपको कैसे स्टेट के अंडर में रहकर काम करना है। हालांकि जो फंडामेंटल राइट है ये उन सबसे अलग है, क्योंकि फंडामेंटल राइट एक पर्सनलाइज्ड फॉर्म में हो गए, और ये जो है एक स्टेट की फॉर्म में हो गई। स्टेट अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अपने अकॉर्डिंग तय करता है। जैसे फंडामेंटल राइट हमने इंस्पायर्ड बाय आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये हमने इंस्पायर्ड बाय आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं। नॉन जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल इस वजह से है क्योंकि स्टेट जो है खुद इन्हें लागू करवाता है, और स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि वो किस तरह से अपने यहाँ जो है चीज़ों को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं। तो ये नॉन जस्टिसेबल है, इनके अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इनका एम्स एक ही है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को मेंटेन करना, ताकि हार्मनी बनी रहे और पब्लिक वेलफेयर के लिए काम हो सके। फंडामेंटल ड्यूटीज़, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। उस टाइम पर जो है इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 किया गया, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट लाया गया। उस टाइम पर ये इंस्पायर्ड बाय रशिया, USSR, ये रशिया कंट्री से इंस्पायर्ड होकर लाए गए थे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में और 11 ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। ये 11 ड्यूटीज़ फॉर सिटीजन्स के लिए जोड़ा गया था।
इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और सब तीनों जुडिशरी जो है इंटीग्रेटेड है। जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तीनों इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम करती है। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो केस टू केस वैरी तो करेगा, लेकिन स्टेट जो है उसे एक एग्जाम्पल के फॉर्म में अपने पास रखेगा उनके डिसीजन को, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हाई कोर्ट चलेगा और अपने डिसीजन को देगा। अ सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट दिया गया है। हमारा एक सुप्रीम कोर्ट होगा और ये हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये दिल्ली में है। इन शॉर्ट जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर है। इंडिपेंडेंस है हमारा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को जो मेंटेन करता है वो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होने वाली है और कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। सेकुलर स्टेट, इंडिया में जितने भी 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं उनमें से किसी भी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। जितने भी रिलीजन हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, उन सबको जो है इक्वल राइट प्रोवाइड कराया गया है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की बनती है। स्टेट किसी के साथ पार्शलिटी नहीं कर सकता है, क्योंकि स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे इंडिया की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, ऐसे इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। अंडर द आर्टिकल 25 to 28 के तहत में कहा गया है कि राइट टू रिलीजन जो है ये फंडामेंटल राइट है। तो अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हमारे यहाँ 18 साल की उम्र का कोई भी स्टूडेंट, कोई भी इंसान 18 साल का, जब 18 साल की उम्र हो जाएगी तो वो जो है वोट दे सकता है। ये 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत जो पहले 21 एज थी वोटिंग की वो 18 कर दी गई थी। तो ये एडल्ट फ्रेंचाइज ये 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लिया गया है। और हमें जो दिया हुआ है राइट टू वोट, ये हमारा एक लीगल राइट है, और लीगल राइट है तो ये अंडर द आर्टिकल 326 के तहत आता है। इंश्योर अ पॉलिटिकल इक्वलिटी, ये एक पॉलिटिकल इक्वलिटी को इंश्योर करता है, पॉलिटिकल इक्वलिटी को इंश्योर करता है, क्योंकि जो भी 18 साल की उम्र का कोई भी पर्सन हो वो जो है वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। किसी के भी साथ पार्शियलिटी नहीं है, कोई भी वोट में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये हमारा लीगल राइट है। इमरजेंसी प्रोविजन बोरोड फ्रॉम द जर्मनी, इमरजेंसी प्रोविजन बोरोड फ्रॉम द जर्मनी फीमर कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट 18 में अंडर द आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी, अंडर द आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल एंड अंडर द आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी, 3 प्रकार की इमरजेंसी ये पार्ट 18 में दिए गए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविज़न दिए हुए हैं, और ये इमरजेंसी प्रोविज़न हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड होकर लिए गए थे। हालांकि ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है हमारे यहाँ अब तक भी लागू नहीं हुई है, और ये कभी आज तक लागू ही नहीं हुई है हमारे यहाँ। प्रेसिडेंट रूल गवर्नर को ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का हनन हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो गवर्नर जो है प्रेसिडेंट से कह सकते हैं कि आप हमारे यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। नेशनल इमरजेंसी, कोई बाह्य आक्रमण वॉर हो तो हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है अंडर द आर्टिकल 352 के तहत। स्पेशल प्रोविज़न फॉर स्टेट, जैसे सर्टेन स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर,